डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, या इसी को हम दूसरे भाषा में डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए भी कहते हैं। डीएनए का द्विगुणन, एक डीएनए से दूसरे डीएनए का जो निर्माण होता है वह डीएनए के द्विगुणन से ही संभव होता है। मतलब डीएनए के स्ट्रैंड अनवाइंड हो जाते हैं, खुल जाते हैं। खुलने के बाद उसमें न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है, जिसके द्वारा नए डीएनए का फॉर्मेशन होता है। डीएनए द्विगुणन के बारे में सबसे पहले मैथ्यू मिल्सन और फ्रैंकलिन स्टेहल 1958 ने इस्चेरिचिया कोलाई नामक जीवाणु पर अपने अध्ययन के बारे में डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बताया था। इस जीवाणु पर उन्होंने अपना प्रयोग किया और डीएनए के डुप्लीकेशन के बारे में बताया। डीएनए डुप्लीकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होता है, अर्ध संरक्षी प्रक्रिया होता है। सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होता है, अर्ध संरक्षित प्रक्रिया होता है। इसका मतलब यही होता है कि जैसे डीएनए के दो हेलिक्स पाए जाते हैं, दो कुंडली संरचना जो पाई जाती है, वो कुंडली संरचना में जो नाइट्रोजनी समक्षार होते हैं, एडेनिन जो थायमिन से जुड़ा है, साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ा है, इसके मध्य जो हाइड्रोजन बांड होते हैं, यही हाइड्रोजन बांड परस्पर टूट जाते हैं। टूटने के कारण यह कुंडली संरचना पूरी तरीके से खुल जाती है, अनवाइंड हो जाती है, या जिसको हम आकुंडलन भी कहते हैं, खुल जाती है। और इसके बाद यहीं से दूसरे नए न्यूली स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। अर्थात जो नया डीएनए बनता है उस डीएनए में एक स्ट्रैंड तो पैरेंटल होता है, पैतृक होता है, लेकिन दूसरा स्ट्रैंड न्यू होता है। अर्थात उसमें पेरेंट का स्ट्रैंड ऑलरेडी होता है, नए वाले। इसीलिए इस प्रक्रिया को हम सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस या अर्ध संरक्षी प्रक्रिया भी कहते हैं। अर्ध संरक्षित प्रक्रिया, इसका सेम मतलब हुआ कि पेरेंट के साथ न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर जो डीएनए डुप्लीकेशन या डीएनए रेप्लिकेशन, जिसे हम डीएनए द्विगुणन भी कहते हैं, यह प्रक्रिया 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहला है डीकॉइलिंग एंड रिकॉइलिंग ऑफ सुपर कॉइल ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। आप सुपर कॉइलिंग पढ़े हैं, जिसको हम डीएनए पैकेजिंग के नाम से जानते हैं कि डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है। तो यहाँ पर उसी से संबंधित उल्टी प्रक्रिया है। यहाँ पर जो पैकेजिंग होता है उसी को अनवाइंड होना होता है, उसी को खुलना होता है। तो वहाँ पर ये इस प्रकार की प्रक्रिया टोपोआइसोमेरेज एंजाइम की सहायता से होता है। यह एंजाइम 2 प्रकार से होता है। एक होता है टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट, दूसरा होता है टोपोआइसोमेरेज सेकेंड। टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट एंजाइम की सहायता से डीएनए किसी एक निश्चित बिंदु से अनवाइंड होना शुरू होता है, खुलना शुरू होता है। यहाँ पर कोई एक निश्चित बिंदु होगा जिसके द्वारा अनवाइंडिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जिससे डीएनए पूरी तरीके से ओपन होने लगता है, इसके दोनों स्ट्रैंड अलग होने लगते हैं। और वही टोपोआइसोमेरेज सेकेंड में दो द्विकुंडली संरचना में, उसमें भी वही सेम प्रक्रिया होती है, अनवाइंडिंग की ही प्रोसेस होती है, जिसे हम आकुंडलन कहते हैं। लेकिन इसमें एक से अधिक बिंदुओं से ये प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। तो पहले स्टेप में डीएनए के जो अणु होंगे या जो पराकुंडल होंगे, जिसको हम सुपर कॉइल्स कहते हैं, वो ओपन होना शुरू करते हैं, खुलना शुरू करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज एंजाइम की सहायता से ये ओपन होना शुरू होते हैं। इसके बाद द्विकुंडली संरचना का आकुंडलन एवं द्रवण या अनवाइंडिंग एंड मेल्टिंग ऑफ डबल हेलिक्स। जो डबल हेलिक्स होता है वो तो अनवाइंडिंग ऑलरेडी होता ही है, साथ ही साथ उसको एक निश्चित तापमान देने पर उसके दोनों स्ट्रैंड पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं
और यह प्रक्रिया डीएनए हेलिकेज नामक एंजाइम की सहायता से शुरू होती है। इसमें जो नाइट्रोजनी संचार होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, जो कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, ये परस्पर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वह पूरी तरीके से अलग हो जाता है। इसी प्रकार ग्वानिन और साइटोसिन संचार जो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, ये भी पूरी तरीके से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम डीएनए का डीनेचुरेशन भी कहते हैं, डीएनए का विकृतीकरण, क्योंकि जब डीएनए को गर्म किया जाता है तो इसके दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए भी कहते हैं। और जब इसे ठंडा किया जाता है तो दोनों स्ट्रैंड पास पास आकर जुड़ना भी प्रारंभ कर देते हैं, तो यहाँ पर रीनेचुरेशन भी कहा जाता है। तो डीएनए का विकृतीकरण का मतलब होता है कि डीएनए को एक निश्चित तापमान देने पर इनके दोनों स्ट्रैंड ओपन हो जाते हैं। इसके बाद होता है सिंथेसिस ऑफ न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसके बाद नई न्यूक्लियोटाइड चेन का संश्लेषण होता है और यह नई न्यूक्लियोटाइड जो चेन होती है या पैरेंटल स्ट्रैंड, जो डीएनए का पुराना स्ट्रैंड होता है, पैतृक स्ट्रैंड होता है, उसी के साथ मिलकर नाइट्रोजनस संचार जो होते हैं उसी के साथ हाइड्रोजन बांडों के साथ जुड़ना शुरू कर देता है और यह प्रक्रिया पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से होती है, जिसको हम डीएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं या लाइगेज भी कहते हैं। लाइगेज एंजाइम का जो मुख्य कार्य होता है वह जुड़ना होता है, इसीलिए इसे मॉलिक्यूलर गम भी कहते हैं, आणविक गोंद भी कहते हैं, क्योंकि यह डीएनए अणुओं को जोड़ने का कार्य करता है। इस प्रकार से यहाँ पर नई डीएनए हेलिक्स संरचना का निर्माण होना शुरू हो जाता है, संश्लेषण शुरू हो जाता है और एक डीएनए स्ट्रैंड के द्वारा या एक डीएनए हेलिक्स के द्वारा दूसरे दो नए डीएनए स्ट्रैंड बनना प्रारंभ हो जाते हैं। इसी के साथ डीएनए का द्विगुणन की प्रक्रिया संपन्न होती है। यहाँ पर डीएनए अणुओं का जो पराकुंडलन, डीएनए अणुओं के पराकुंडलन का जो आकुंडलन होता है, अनवाइंडिंग होता है, यहाँ पर भी एक एंजाइम की सहायता से होगा, जिसे हम टोको आइसोमेरेज भी कहते हैं। और यहीं पर एक एंजाइम गायरेज एंजाइम का भी प्रयोग होता है, टोको आइसोमेरेज सेकेंड। यहाँ पर दो एंजाइम होंगे, टोको आइसोमेरेज फर्स्ट और टोको आइसोमेरेज सेकेंड। टोको आइसोमेरेज सेकेंड एंजाइम जो होता है उसे गायरेज एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। ये डीएनए स्ट्रैंड को खोलने का कार्य करते हैं, नाइट्रोजनस क्षार को अलग करते हैं। अलग करने से पैरेंटल स्ट्रैंड दो भागों में बढ़ जाते हैं, जिसके द्वारा डीएनए द्विगुणन की प्रक्रिया शुरुआत होती है और डीएनए में नए स्ट्रैंड का जो फॉर्मेशन होता है वह डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से होता है। इस बात को कोरेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने 1957 में ही बताया था, मतलब पहले ही बता दिया था कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से ही नए स्ट्रैंड का संश्लेषण होता है और नए स्ट्रैंड के संश्लेषण होने की प्रक्रिया से नए स्ट्रैंड का निर्माण हो जाता है। आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि डीएनए डुप्लीकेशन की प्रक्रिया सेमी कंजर्वेटिव होती है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब सिर्फ यही इतना है कि